आता है कि सन 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 1972 में किसके साथ? अमेरिका के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए। अब आगे चल, सबसे पहले ध्यान देना, आसियान के 10 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज मिश्रा, एमएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को दो ध्रुवीयता के अंत के 5 क्वेश्चंस पढ़ाए थे। तो अब हमारे सामने एक अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। मुझे पता है कि समय बहुत कम है और इस कम समय में हमें ज़्यादा स्कोर खड़ा करना है, क्योंकि 12th वालों का 23 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हम लोग इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ये पक्की गारंटी की क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन यहीं से आएंगे और यहीं से बनेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। और अगला स्टार्ट होता है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो है यूरोपीय संघ। लेकिन मैं यूरोपीय संघ से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला होता है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक होता है क्षेत्रीय संगठन। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन होता है जिसमें विश्व के छोटे बड़े देश मिलकर उस संगठन में शामिल होते हैं, जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक होता है क्षेत्रीय संगठन। और क्षेत्रीय संगठन वह संगठन होता है जिसके अंदर कुछ पड़ोसी देश मिलकर अपने संगठन का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपको पता है यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क। तो ये सारे के सारे वो देश हैं क्षेत्रीय संगठन जिन्होंने पड़ोसी देशों ने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया। तो इसी में से एक क्षेत्रीय संगठन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के एग्जाम में पक्का 100% ये क्वेश्चन पूछता है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आज पहला क्वेश्चन शुरू होता है, यूरोपीय संघ के विस्तार से चर्चा कीजिए। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, ये एक क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, मेरी बात को समझना। मैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे और तरीके से इसको समझाने का पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो पहले आता है यूरोपीय संघ। तो एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि सर 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही और अनेक मान्यता व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त होते हुए देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। अब इसका मतलब क्या था कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी और जिस मान्यता और व्यवस्थाओं पर खड़ा था वो भी ध्वस्त हो चुका था। आप सभी को पता है कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तो इसी में यूरोप का एक सबसे ज्यादा रोल था। तो मैंने आपको बताया कि दूसरा विश्व युद्ध जो कि कब हुआ, सन 1945 में, और इसी 1945 में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। उनकी सारी की सारी व्यवस्थाएं जो थी वो क्या हो गया था, वो ध्वस्त हो चुका था, जिस पर यूरोपीय देश खड़ा था। अब हुआ क्या, जब यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई तो कुछ तो करना ही था। तो हुआ ये कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद करी और इसे मार्शल योजना के नाम से जाना गया। जब यूरोपीय देश बर्बाद हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, तब अमेरिका ने जाकर के क्या किया, अमेरिका ने इनको दोबारा पुनर्गठित करने के लिए इनकी आर्थिक मदद करी। यानी अमेरिका ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्गठित करने के लिए, दोबारा से उनका विकास करने के लिए उनकी आर्थिक मदद करी और उसी को बोला गया मार्शल योजना। तो 2 पॉइंट अच्छे से आ गया होगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। अब मार्शल योजना बनी क्योंकि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता करी थी और इसी मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग और संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद हुई। तो एक बार मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि सन 1945 में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी और जितने भी यूरोपीय देशों की जो व्यवस्थाएं थी वो ध्वस्त हो चुका था, जिस पर यूरोपीय देश खड़े थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अमेरिका ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा पुनर्गठित करने के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करी और जिसे मार्शल योजना कहा गया। नंबर 3, मार्शल योजना के तहत सन 1948 में क्या किया गया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप यानी पूंजीवादी पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। नंबर 4,
आगे आगे चलना, 1948 हुआ। अब 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम था। यानी 1948 में क्या किया गया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। वहीं पे 1949 में यूरोपीय परिषद जो कि राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम बढ़ाया गया। और उसके बाद सन 1957 में EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। तो ये चीज क्लियर हो गया। नंबर 5, सोवियत संघ का विघटन। अब आपको पता है कि 25 दिसंबर सन 1991 को जब सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, वहीं उसी के बाद सन 1992 में यूरोपीय देशों ने मिलकर के यहां पर यूरोपीय संघ की स्थापना करी। अब यूरोपीय संघ की जब स्थापना हुई तो यूरोपीय संघ ने अपनी समान विदेश और समान सुरक्षा नीति और एक अपनी मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। उन्होंने अपनी समान विदेश नीति और उसके बाद इन्होंने अपनी समान सुरक्षा नीति अपनाई और अपने ही एक यूरोपीय संघ की मुद्रा का रास्ता तैयार किया। नेक्स्ट आता है कि यूरोपीय संघ का एक संविधान 2003 में बनाने की कोशिश की गई परंतु बनाने में असफल हुआ। यानी यूरोपीय संघ ने अपना एक संविधान बनाने का प्रयास किया और वो प्रयास कब किया, सन 2003 में, मगर वो संविधान को बनाने में असफल रहा। लेकिन उसके बाद ही यूरोपीय संघ ने अपना क्या बनाया, तो यूरोपीय संघ ने अपना साझा झंडा बनाया, साझा गान बनाया, अपना साझा स्थापना दिवस बनाया और यूरोपीय संघ ने अपनी मुद्रा यूरो बनाया। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ जो कि 2016 में, सोचिए वो यूरोपीय देश जिसकी अर्थव्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद हो गई थी, वही यूरोपीय संघ 2016 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। 2016 में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई और इनका जीडीपी, इनका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। और यही नहीं बल्कि मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। यानी यूरोपीय संघ जो 2016 में जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और यही नहीं उसका जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, वहीं पर ही अमेरिकी जो यूरो है यूरोपीय संघ की, वो अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन चुकी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्व के व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा थी। अब सोचिए वो अमेरिका जिसने यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद करी, उसने अपने आप को इतना मजबूत किया कि व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हुई। उसके बाद अब इसीलिए अमेरिका चीन से व्यापारी विवादों को बड़े रौब से बात करता है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस, अब फ्रांस के पहले इंग्लैंड भी था लेकिन वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो अब यही बताया गया है कि यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। बात समझ में आ गया। यानी यूरोपीय संघ में एक देश फ्रांस जो कि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। और यही नहीं, सैनिक शासन के हिसाब से देखें तो सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, यानी विश्व की सबसे बड़ी सेना अमेरिका, और अमेरिका के बाद अगर सबसे बड़ी सेना है तो वो यूरोपीय संघ के पास थी। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ के पास परमाणु हथियार 330, और मैंने क्या बताया कि 330 उनके पास परमाणु हथियार हैं। और यही नहीं बल्कि अगर बात करें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में तो यूरोपीय संघ दूसरे स्थान पर आता है। तो एक बार जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला चलते हैं, सन 1945 में यूरोपीय देश के दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। उसके बाद से वो जिस व्यवस्था और मान्यताओं पे खड़ा था उसकी भी बर्बादी का मार झेलना पड़ा जिस व्यवस्था पर वो खड़ा था। मगर दूसरे विश्व युद्ध का जब यूरोपीय संघ खत्म हुआ, समाप्त हुआ, अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, तो अमेरिका ने उनकी आर्थिक मदद करी जिसे मार्शल योजना कहा गया। मार्शल योजना के तहत क्या हुआ था कि मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से, इसी मार्शल योजना के माध्यम से पश्चिमी देशों को आर्थिक मदद दी गई। 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन, तो वही 1949 में इन्होंने यूरोपीय परिषद यानी राजनीतिक सहयोग संगठन बनाया। ये अगला कदम था। और 1957 में EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। अब सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 को, और उसी के बाद से 1992 में यूरोपीय देशों ने मिलकर के यूरोपीय संघ का निर्माण किया। अब निर्माण करने के बाद हुआ ये कि जैसे यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ तो इन्होंने अपना
साझा यानी अपनी समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति और अपनी एक मुद्रा यानी यूरो को बनाने का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद यूरोपीय देशों ने मिलकर के यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना एक संविधान बनाने का प्रयास किया, मगर वो संविधान बनाने में असफल हो गए। जब संविधान बनाने में असफल हुए उसके बाद क्या था? उसी के बाद इन्होंने अपना साझा झंडा, साझा गान, साझा स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो का निर्माण किया। अब आता है कि यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ 2016 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसकी जीडीपी जो थी वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। और इसके बाद क्या हुआ? और इसीलिए जो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बनी हुई है। आगे है कि विश्व के व्यापार में अगर हम बात करें कि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। इसीलिए वो चीन और अमेरिका से व्यापार के मामले में बड़े रौब से बात करता है। यानी वो यूरोपीय संघ जिसकी दूसरे विश्व युद्ध में अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। यूरोपीय संघ, अब यूरोपीय संघ का एक सदस्य है फ्रांस, जो कि वो सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। और यही नहीं, जबकि स्थायी सदस्य होने के बाद भी बताया जाता है कि यूरोपीय संघ के पास अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि यूरोपीय संघ के पास कुल मिलाकर 330 परमाणु हथियार हैं। और जबकि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में जो यूरोपीय संघ है वो दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है जापान की अर्थव्यवस्था। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा था यूरोपीय संघ के बारे में। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे वो है जापान की अर्थव्यवस्था। तो आप लोग प्लीज अच्छे से और ध्यान से इस क्वेश्चंस को भी देखिए। जैसे यूरोपीय संघ आपको अच्छे से समझ में आया, उसी तरीके से जापान की अर्थव्यवस्था भी आपको समझ में आएगी। तो बात करते हैं जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांड जो कि भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसे हाई टेक्नोलॉजी यानी उच्च प्रौद्योगिकी से मिलकर बना हुआ है। अभी क्या बताया मैंने, आपने देखा होगा कि जापान के बारे में कि जैसे आपने नाम सुना है सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, माज्दा, ये सारे के सारे जापानीज ब्रांड हैं। और यही जापानीज ब्रांड आपने भारत में देखे होंगे जो बड़े काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और यही नहीं बल्कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इसमें उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया, इसीलिए जापानी जो ब्रांड है वो काफी ज्यादा मशहूर है। तो हमारा पहला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हम जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो जापान के उन वस्तुओं के, उन उत्पाद के बारे में बात करेंगे जो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा जैसे प्रसिद्ध जापानीज ब्रांडों के नाम जो कि भारत में भी प्रसिद्ध हो गए। और ये कैसे बनाए गए हैं? तो ये उच्च प्रौद्योगिकी हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। अब आ जाओ नंबर 2। मैंने आपको बताया कि जापान, अगर जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है, अब जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है तो आपको पता है जब किसी देश के पास जब किसी चीज की कमी होगी, जब जापान के पास कच्चे माल यानी प्राकृतिक संसाधन कम है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, तो उन्होंने दूसरे देशों से आयात करना शुरू कर दिया। तो वही चीज है कि जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और ज्यादातर कच्चे मालों को आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। इसके बावजूद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब जापान देखो दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसने अपनी आर्थिक तरक्की बड़ी तेजी से करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, तरक्की तो किया ही किया बल्कि जापान जो होता है वो 1964 में आर्थिक सहयोग विकास संगठन जिसको OECD का सदस्य भी बना दिया गया। तो एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो पहले मैंने बताया जापान की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कीजिए। तो जापान की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने का है, पहला सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा, ये सब क्या हैं? ये जापानीज ब्रांड हैं। और यही जापानीज ब्रांड भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और इसी जो ये जापानीज ब्रांड है इसे हाई टेक्नोलॉजी, इसे उच्च प्रौद्योगिकी से बनाया गया है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है। अब जब प्राकृतिक संसाधन कम है तो ये विदेशों से, दूसरे देशों से आयात करता है। और यही नहीं बल्कि आपको ये भी पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही जापान ने अपनी आर्थिक उन्नति करी और अपने देश की बड़ी तेजी अपनी अर्थव्यवस्था को प्रगति की ओर ले गया। और 1964 में जापान जो था वो OECD का सदस्य बना। और जब OECD का सदस्य बना, और अगला पॉइंट आता है कि सन 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और एशिया में
एशिया में अकेला जापान ऐसा देश था जो कि समूह 7 के देश में शामिल है। और अगर हम आबादी की बात करें, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो विश्व में जापान का 11वां स्थान है। तो आगे देखना स्टूडेंट्स, जो अगला पॉइंट है कि परमाणु बम। अब आपने पढ़ा होगा, अब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जापान एक ऐसा देश, अकेला मात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की विभीषिका झेला है। यानी अमेरिका ने जापान के 2 शहर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए। तो यानी कि जापान यानी परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश, और वो है जापान। फिर बाद में क्या हुआ, क्योंकि यूएनओ जो है, हर देश यूएनओ में अपना योगदान देता है, हर देश यूएनओ में अपना अंशदान देता है। तो यही हुआ कि यूएनओ के बजट में जापान का 10% का योगदान है। और यही नहीं, बल्कि जापान जो था वो दूसरा सबसे बड़ा देश है दान देने में, यूएनओ को जो अंशदान देने में। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट पॉइंट अगला देखें आप लोग कि जापान का जो सैन्य व्यय, अगर हम बात करते हैं सेनाओं पर व्यय, तो जापान का जितना भी सकल घरेलू उत्पाद है, जापान का जितना सकल घरेलू उत्पाद आता है उसका 1% वो अपनी सेनाओं पे खर्च करता है। और अगर सेनाओं के खर्च के मामले में देखा जाए तो वह विश्व में 7वें स्थान पर आता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा जापान की अर्थव्यवस्था। तो एक बार हम जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना। तो मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट सोनी, पैनासोनिक, उसके बाद कैनन, सुजुकी, टोयोटा, माजदा, ये जापानीज ब्रांड है। ठीक है, इसे हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया, उच्च प्रौद्योगिकी से बनाया गया, इसलिए पूरे भारत में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 2 में मैंने बताया कि जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है, इसीलिए वो विदेशों से कच्चे मालों को आयात करता है। और यही नहीं, बल्कि जापान जो था दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही इसने अपनी आर्थिक और अपनी प्रगति की ओर कदम बढ़ाया, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उसके बाद आता है कि 1964 में जापान किसका सदस्य बना, OECD का सदस्य बना, जिसको बोलते हैं आर्थिक सहयोग विकास संगठन। अब तीसरा पॉइंट, 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और अगर एशिया में अकेला जापान ऐसा देश है जो समूह 7 देशों में शामिल है। तो अगला, अगर आबादी की बात करें तो आबादी के लिहाज से जापान जो था वो विश्व में 11वें स्थान पे आता है। अगला पॉइंट है कि परमाणु की विभीषिका झेलने वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमाणु की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश वो जापान है, जो कि उसका झेलने वाला एकमात्र देश है। और यूएनओ में उसका जो अंशदान होता है वो 10% है। अगला पॉइंट, और दान देने में, यूएनओ को अंशदान देने में विश्व में वो दूसरे स्थान पे आता है। एंड लास्ट पॉइंट आपका आता है कि जापान अपनी सेनाओं पे जितना भी जीडीपी आता है उसका 1% वो अपनी सेना पे खर्च करता है, और वही सेनाओं पे खर्च करने में उसका 7वें, विश्व भर में 7वें स्थान पे आता है। तो प्लीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जापान की अर्थव्यवस्था, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारी दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। अभी हम लोगों ने जापान की अर्थव्यवस्था पढ़ा, अब हम लोग कोरिया की अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। ये हमारे सत्ता के वैकल्पिक का तीसरा क्वेश्चन है। तो प्लीज पूरा का पूरा ध्यान लगा करके इस क्वेश्चन को सुने। नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद, यानी दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ, और दूसरे विश्व युद्ध का जब अंत हुआ तो दो कोरिया स्टूडेंट्स, एक था दक्षिणी कोरिया जिसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और दूसरे नंबर पे आता है उत्तरी कोरिया जिसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि ये 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित हो गए। इसका मतलब पहले कोरिया एक था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद 38वें समानांतर में ये 2 कोरियाओं में विभाजित हो जाता है, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया। तो इसीलिए दक्षिणी कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तरी कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। नंबर 2 में आ जाओ, दूसरा पॉइंट आता है सन 1950 से 53 में, यानी 2 कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो उसी समय शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध के समय पे ही उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में प्रतिद्वंदिता बढ़ गई, आगे निकलने की होड़ चल गई। फिर क्या था उसके बाद, फिर 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो थे वो यूएनओ के सदस्य बने। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा बता रहा हूं, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता के वैकल्पिक का तीसरा क्वेश्चन है। अभी क्या पढ़ा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया जो था वो क्या हुआ, 2 कोरिया बने,
एक दक्षिणी कोरिया थी जिसको बोला गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दूसरा था उत्तरी कोरिया जिसको बोला गया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और 38वें समानांतर में 2 कोरिया में विभाजित हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि सन 1950 से और 1953 में क्या हुआ, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में युद्ध हुआ, और शीत युद्ध के काल यानी जिस समय शीत युद्ध चल रहा था उसी समय दोनों पक्षों के बीच में क्या हुआ, प्रतिद्वंदिता तेज हो गई, क्या उत्तरी कोरिया आगे निकलेगा या दक्षिणी कोरिया। उसके बाद 17 सितंबर सन 1991 को उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों ही कोरिया जो थे वो यूएनओ के सदस्य बन गए। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, सन 1960। अब बात आता है सर एक तरफ उत्तरी कोरिया है एक तरफ दक्षिणी कोरिया है, दोनों ने अपनी होड़ को आगे बढ़ाया कि हम पहले विकास करेंगे, लेकिन दक्षिणी कोरिया ने बड़ी तेजी से अपने विकास की गति को तेज किया। कब किया सुनिए, 1960 के दशक से और 1980 के दशक के मध्य में यह आर्थिक शक्ति बड़ी तेजी से हुई, यानी दक्षिणी कोरिया ने सन 1960 से और 1980 के दशक में उसने क्या किया, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया। अब मजबूत कैसे किया, तो यह बात आता है हान नदी के द्वारा, क्योंकि इसी नदी के जरिए व्यापार होता था। तो इसी नदी हान नदी को ही चमत्कार नदी बोला गया। इसी से क्या हुआ, दक्षिणी कोरिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया गया। आगे चलते स्टूडेंट, दक्षिणी कोरिया सन 1996 में ओईसीडी का सदस्य बना, यानी दक्षिणी कोरिया 1996 में ओईसीडी का सदस्य बना, और 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। क्या बताया मैंने कि 2017 में दक्षिणी कोरिया इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और अगर हम सेनाओं की खर्च की बात करते हैं तो सेना के खर्च के मामले में ये 10वें स्थान पे आता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, मानव विकास। अब मानव विकास का रिपोर्ट 2016 के अनुसार अगर देखा जाए तो दक्षिणी कोरिया का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका रैंक 18 था। ये भी आपको पता है कि जब किसी भी देश का HDI रैंक जितना अच्छा होता है उस देश के अंदर उसका विकास उस स्तर का पता चलता है। अगर किसी भी देश के विकास को मापना है तो हम लोग क्या करते हैं, मानव विकास योग HDI के द्वारा मापा जाता है। और आगे जैसे आपको पता ही है सैमसंग, LG, यहाँ तक कि हुंडई जैसे ये दक्षिण कोरियाई ब्रांड है जो कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझाया, तो प्लीज़ आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियर करके अच्छे से अब इसको पढ़िए। पहला मैंने पढ़ाया यूरोपीय संघ, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पढ़ाया जापान की अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था। और इन्हीं क्वेश्चंस को प्लीज बार बार इस वीडियो को आप सुनते रहिए, जितना सुनेंगे आपको याद होगा। और मुझे उम्मीद है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको मेरे ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीजें 14 से 15 दिनों के अंदर सारे क्वेश्चन या सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार अलग है, यानी कि भिन्न है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने आप लोगों को जो इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया था वो मैंने जापान की अर्थव्यवस्था पढ़ाया था, फिर मैंने कोरिया की अर्थव्यवस्था पढ़ाया। जो अगला क्वेश्चन आप लोगों का चल रहा है वो चलेगा आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो आज हम लोग चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना। तो पहले आता है कि सर 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। अब पहले मेरी बात सुनो कि 1949 में चीन में क्या हुआ, यानी 1949 में चीन में क्रांति हुई। किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ के नेतृत्व में हुई। जब माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई थी तो इन्होंने साम्यवादी मॉडल को अपनाया। साम्यवादी मॉडल को अपनाने का मतलब यह था कि जैसे ही चीन 1949 में जब आजाद हुआ तो चीन के सामने दो आर्थिक मॉडल थे, यानी चीन के सामने दो आर्थिक मॉडल थे। तो एक तरफ था पूंजीवादी आर्थिक मॉडल और एक तरफ था साम्यवादी आर्थिक मॉडल। अब चीन ने क्या किया, तो चीन ने साम्यवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया और पूंजीवाद से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने इसमें आप लोगों को बताया बहुत अच्छे से और बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ईजी है, बड़ा ध्यान से समझना। अभी मैंने बताया कि सन 1949 में माओ के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति हुई, ठीक है। अब साम्यवादी क्रांति के बाद क्या हुआ, जैसे ही साम्यवादी क्रांति हुई तो चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई और इन्होंने किसको अपना लिया?
साम्यवादी मॉडल को अपनाया और पूंजीवादी देशों से अपने रिश्ते तोड़ लिए। अब तोड़ने के बाद क्या हुआ, अब चाइना के पास, चीन के पास जितना भी संसाधन था, उन्हीं संसाधन से अपने गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर क्या हुआ, थोड़े समय तक सोवियत संघ ने चीन की क्या करी, मदद करी और उन्हें सलाह दिया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर होके समझना। तो पहले मुझे बताओ कि चीन में क्रांति कब हुई थी? सन 1949 में जब क्रांति हुई तो चीन ने किसे अपनाया? साम्यवादी, यानी कि साम्यवादी मॉडल को अपनाया। यानी कि चीन के सामने आजादी के बाद कितने मॉडल थे? दो। एक तरफ था पूंजीवादी आर्थिक मॉडल और एक तरफ था साम्यवादी आर्थिक मॉडल। और चीन ने किसे अपनाया? चीन ने साम्यवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया और पूंजीवाद से रिश्ते अपने तोड़ लिए। अब पूंजीवादी देशों से अपने जब रिश्ते तोड़ लिए, अब चीन को क्या करना था? चीन के पास अपने ही संसाधन के, यानी अपने ही संसाधनों का प्रयोग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बस कुछ समय तक उनकी मदद किसने करी थी? सोवियत संघ ने। यानी सोवियत संघ ने चीन की मदद करी और उनको कुछ समय के लिए सलाह भी दिया। आगे चलते हैं। चीन ने विकास के लिए जिस मॉडल को अपनाया, यानी उसमें उन्होंने खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों पर जोड़ दिया। यानी जो पैसा कृषि पे लगाया जाता था, तो चीन ने जो आर्थिक मॉडल को अपनाया था, उन्होंने क्या किया? उन्हीं आर्थिक मॉडल में, यानी कि जो पैसा कृषि पे लगाया जाता था, वो पैसा लेकर उन्होंने जो सरकार के नियंत्रण में जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, उस पर क्या किया? उस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया, उस पर लगाया। उसके बाद तक कि चीन ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए सारा संसाधन लगा दिया। यानी चीन ने अपने उद्योगों को खड़ा करने के लिए क्या किया? अपना सारा का सारा संसाधन किस पे लगा दिया? उद्योगों पे खर्च कर दिया। अब उद्योग तो खड़े हो गए, अब इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने जाकर के अपने नागरिकों को क्या क्या किया? तो इन्होंने अपने नागरिकों को शिक्षा सुविधा दिया, अपने नागरिकों को रोजगार सुविधा दिया, स्वास्थ्य सुविधा दिया और अन्य सुविधा देने में ये विकसित देशों से आगे निकल गया। कितना क्लियर हो गया? एक बार चलते हैं, जल्दी जल्दी मेरी बात ध्यान से सुनना। सन 1949 में चीन में क्रांति हुई। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। और जब क्रांति हुई तो चीन के सामने दो आर्थिक मॉडल थे, एक तरफ पूंजीवादी आर्थिक मॉडल और एक तरफ साम्यवादी आर्थिक मॉडल। चीन ने क्या किया? चीन ने साम्यवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया और पूंजीवाद से अपने रिश्ते तोड़ लिए। इतना क्लियर हो गया? फिर उसके बाद जब अपने संबंध तोड़ लिए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? चीन के पास अपने ही संसाधन के, ठीक है ना, अपने ही संसाधन के गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और कुछ समय तक सोवियत संघ ने क्या किया? चीन की मदद करी और उन्हें सलाह दिया। यहां तक समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट बहुत आसान है। सेकंड पॉइंट में यह कहता है कि चीन ने जो विकास के लिए जो मॉडल अपनाया था, उन्होंने क्या किया कि कृषि पे जो पूंजी लगाया जाता था, अब वो पूंजी जो था वो सरकार के नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों पर लगाया गया। और जब उद्योगों पर लगाया गया तो उसके बाद क्या था कि चीन ने अपना सारा का सारा संसाधन जो था उन्होंने उद्योगों को खड़ा करने पे लगा दिया। अब उद्योग खड़े हो गए तो इन्होंने अपने नागरिकों को शिक्षा सुविधा दिया, स्वास्थ्य सुविधा दिया, रोजगार सुविधा दिया और अन्य सुविधा देने में विकसित देशों से आगे निकल गया। अब आगे चलते हैं। अब चीन ने इतना काम किया तो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो 5 से 6% की दर से बढ़ रही थी। यानी चीन की अर्थव्यवस्था 5 से 6% बढ़ रही थी। मगर एक प्रॉब्लम और थी। प्रॉब्लम क्या थी? अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी तो दूसरी प्रॉब्लम थी कि उनकी जनसंख्या भी कितना, यानी 2 से 3% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही थी। यानी इधर अर्थव्यवस्था 5 से 6% बढ़ रही थी तो उधर ही जनसंख्या 2 से 3% की दर से बढ़ रही थी। अब बढ़ती जनसंख्या की मांग को, यानी मैंने क्या बताया कि बढ़ती जनसंख्या की मांग को ना तो कृषि से और ना ही उद्योगों से पूरा कर पाई। यानी मैंने आपको क्या बताया कि चीन की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ रही थी? 5 से 6%। इतना समझ में आ गया? और जनसंख्या, वेरी गुड, 2 से 3%। तो बढ़ती जनसंख्या की मांग को ना तो कृषि से पूरा किया गया और ना ही बड़े बड़े उद्योगों से पूरा किया गया। उसके बाद अब चीन करे तो करे क्या? तो चीन ने 1970 में कुछ ऐसी विदेश नीति चलाई और विदेश नीति चलाई तो उन्होंने सबसे पहले अपने संबंध 1972 में, जिसके साथ पहले उन्होंने अपने संबंध तोड़े थे, तो जब 1970 के दशक में चीन ने कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए और उन्होंने अपना पहला संबंध सन 1972 में अमेरिका के साथ बनाया। कैसा संबंध था? आर्थिक और राजनीतिक संबंध। मैंने क्या बताया कि इधर चीन ने 1970 के दशक में विदेश नीति अपनाई और जब विदेश नीति अपनाई तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने 1972 में किसके साथ? अमेरिका के साथ आर्थिक
और राजनीतिक संबंध बनाए। अब आगे चलते हैं। उसके बाद 1973 में, यानी जो चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने, किसने, चाउ एन लाई ने 4 प्रस्ताव पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। अब 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे? कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए 4 प्रस्ताव रखे। यानी हुआ क्या कि 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कितने प्रस्ताव, 4 प्रस्ताव आधुनिकीकरण करने के लिए 4 प्रस्ताव रखे। 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे? एक था आपका कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। इतना समझ में आ गया? तो चीन जो था यहां से अपने विकास की रफ्तार में आगे बढ़ने लगा, मगर उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, उसका सबसे बड़ा विकास का जो नीति थी वो था जब 1978 में चीन के तत्कालीन नेता देंग श्याओपेंग ने, किसने, देंग श्याओपेंग ने क्या किया, चीन में सुधार के लिए खुले द्वार की नीति चलाई, ओपन डोर पॉलिसी। और खुले द्वार की नीति का मतलब कि आओ हमारे देश से व्यापार करो, और सबको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, सीमा शुल्क जो था उसको फ्री कर दिया गया। आगे सुनो, और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में तेज गति से वृद्धि करी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कितने प्रस्ताव पे, 4 प्रस्ताव पे, कौन क्या क्या प्रस्ताव थे? 4, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्यों? ताकि वो अपने देश को आधुनिकीकरण कर सके। मगर उसने अपने देश का विकास सबसे ज्यादा कब किया? कि जब 1978 में चीन के तत्कालीन नेता देंग श्याओपेंग ने कितने, खुले द्वार की नीति अपनाई, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने लगी। आगे चलते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को देखकर कई बड़े बड़े विद्वानों का यह मानना हुआ कि भाई चीन तरक्की कर रहा है, और चीन इतनी तरक्की कर रहा है जिसे देखकर यह माना गया कि आने वाले 2040 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगी। ठीक है। उसके बाद चीन ने अब धीरे धीरे क्या हुआ, चीन जो था वो बहुत सारी सरकारी चीजों को निजीकरण करने लगा। जैसे कि उन्होंने सन 1982 में कृषि का निजीकरण किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया, और 2001 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, और उसी साल ही इन्होंने सेस बनाई, स्पेशल इकोनॉमी जोन का निर्माण किया। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताए जो कि चीन की अर्थव्यवस्था आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन 14-15 दिन तक आप अच्छे से पढ़ें, ताकि यही क्वेश्चंस पढ़ करके आप अपने अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है आसियान, यानी यूरोपीय संघ की तरह ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसियान। तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें। हम लोग बात करते हैं आसियान, यानी आसियान भी एक क्षेत्रीय संगठन है। अब जब क्षेत्रीय संगठन है तो मैंने आपको यूरोपीय संघ पढ़ाने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है क्षेत्रीय संगठन जिसमें पड़ोसी देश मिलकर के जब एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिसमें नाम क्या बताया था, यूरोपीय संघ, और दूसरा क्या बताया था, आसियान। तो बात करते हैं आसियान की। तो आसियान का पूरा नाम क्या है, चलो चलते हैं हम लोग साथ में बोलते हैं, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है आसियान का, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आज हम पहले इसके इंट्रोडक्शन यानी इसका प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो क्या है आसियान के बारे में, कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, और इसी एशिया में एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो बार बार किसके गुलाम रहे हैं, ये बार बार उपनिवेशवाद बने हैं। तो ये उपनिवेशवाद बने हैं यूरोप के, और उपनिवेशवाद बने हैं जापान के। ये बार बार शिकार होते हुए आए हैं, जिससे जब ये देश आजाद हुए तो आजादी के बाद इन्हें गरीबी का, इन आर्थिक पिछड़ेपन का, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग बहुत अच्छे से समझो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई सारे विकासशील देश आजाद हुए, लेकिन उन्हीं में एशिया में एक और है दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जिन्हें जब इन जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है इनका जापानी लोगों ने
और यूरोपीय लोगों ने इनका खूब शोषण किया, ये काफी ज्यादा औपनिवेशिक शोषित हुए। उसके बाद जब ये देश आजाद हुए तो आजादी के बाद इनको गरीबी का सामना करना पड़ा, इनको आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा और उसके बाद ही कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब आते हैं आसियान का उद्देश्य क्या है। तो आपने सुना होगा आसियान के उद्देश्य में कि दो बड़ी महाशक्ति थी, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। क्लियर है, यूएसए पूंजीवाद और यूएसएसआर जो है वो साम्यवाद। लेकिन आपको ये चीज भी पता था कि उनमें से एक तीसरा संगठन बना था जिसका नाम था नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता एक तीसरी दुनिया थी। लेकिन इसकी कहानी इसी में समझ में आएगी कि आसियान का उदय कैसे हुआ। तो बात करते हैं बार्डुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से। याद रखिए, बार्डुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम और सहयोग और मेलजोल कराने में सफल नहीं रहा। मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने अभी आपको बताया कि बार्डुंग सम्मेलन हो चाहे गुटनिरपेक्ष हो, वो जितने भी एशिया और तीसरी दुनिया है उन सभी देशों के बीच में सहयोग और मेलजोल और यहां तक कि एकता कायम करने में सफल नहीं हो पाए। इसीलिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने मिलकर के एक आसियान का निर्माण किया और आसियान का जो निर्माण किया उसका पूरा नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद या उससे पहले जितने भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उन्हें जापानी और यूरोपीय उपनिवेशवाद का शिकार होना पड़ा। और जब ये देश आजाद हुए तो इन्हें गरीबी का, बेरोजगारी का और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा। आसियान का उद्देश्य मैंने यानी इसका उदय क्या था, तो पहला उदय था यानी बार्डुंग सम्मेलन या कहें गुटनिरपेक्षता। इन दोनों के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम, सहयोग और मेलजोल करने में सफल नहीं हो पाया। इसीलिए दक्षिण पूर्वी एशिया देशों ने मिलकर के आसियान बनाया, यानी एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब आता है इसकी शुरुआत, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण के लिए सबसे पहले आएगा हेडिंग में बैंकॉक घोषणा। देखिए मेरी बात सुनिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोर्ड पर ये लिखा है तो प्लीज इसी तरीके से आप इनके आंसर अब अपने पेपर में ऐसा ही लिखेंगे। और अगर आसियान से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से आगे चलिए। उसके बाद आता है बैंकॉक घोषणा। अब इसकी स्थापना कब हुई, सन 1967 में। आसियान की स्थापना 1967 में, यानी 5 देशों ने, दक्षिण पूर्व एशियाई के 5 देशों ने मिलकर के इस बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया और आसियान की स्थापना करी। मैंने क्या बताया, यानी बैंकॉक घोषणा में क्या लिखोगे कि 1967 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के 5 देशों ने मिलकर के बैंकॉक रिपोर्ट पे हस्ताक्षर किया और आसियान की स्थापना करी। वो 5 देश थे, यानी इस 5 देश में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और आपको यह भी पता है कि आज के समय वर्तमान में आसियान के कुल सदस्यों की संख्या 10 है, जिसमें मैं एक बार बताता हूं। सबसे पहले ध्यान देना, आसियान के 10 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार। ये 10 ऐसे आसियान के देश हैं जो कि आज भी वर्तमान में पाए जाते हैं। अब आता है आसियान का उद्देश्य। अब आपको पता है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि ये वही संगठन है ना, जब ये आजाद हुए थे इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इनका उद्देश्य क्या होगा, तो सबसे पहली बात इनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास करना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास करना। और इसी आर्थिक विकास के माध्यम से क्या करना था, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना था। मैंने क्या बताया कि आसियान का उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास को तेज करना और आर्थिक विकास के माध्यम से ही अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बनाना। अब आगे आ जाओ, कानून के शासन और यूएनओ पर आधारित क्षेत्रीय शांति बढ़ावा देने में भी इसका उद्देश्य था। अब आपको पता है यूएनओ, अब यूएनओ क्या है, जिसने पूरे विश्व में, इसका उद्देश्य शांति स्थापित करना, जिसमें आसियान का भी यही उद्देश्य था कि विश्व में इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में उन्होंने अपना पूरा सहयोग देना। तो यूएनओ का पूरा साथ दिया। तो ये 2 उद्देश्य थे। अब आते हैं आसियान शैली। अब आसियान शैली में क्या था वो सुनिए। यूरोपीय संघ की तरह खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने और व्यवस्थाओं को अपने हाथ में रखने का लक्ष्य नहीं था। यानी मैंने क्या बताया, ये यूरोपीय संघ की तरह नहीं कि यूरोपीय संघ ने अधिराष्ट्रीय संगठन और यहां तक की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में रखा, जबकि इनका उद्देश्य क्या था कि अगर आसियान के देशों के बीच में अगर विवाद हो जाए
तो वो एक दूसरे पर अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आपस में बातचीत करके और मेल मिलाप करके समस्याओं का समाधान करेंगे। तो यह है आपका आसियान शैली। अब आता है आसियान का विस्तार। तो आपको पता है कि आसियान जो कि तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है, और इसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, मैंने क्या बताया, आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से इसका विकास हो रहा था, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था को और तेजी से बढ़ाने के लिए 2003 में 3 स्तंभ बनाए गए थे। और वो 3 स्तंभ कौन कौन से थे? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सांस्कृतिक एवं सामाजिक समुदाय। तो चीज याद रखना, पहले आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स में आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, जैसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद क्या लिखोगे? आसियान का उदय, तीसरे में क्या लिखोगे? बैंकों घोषणा, चौथे में लिखोगे आसियान का उद्देश्य, उसके बाद लिखोगे आसियान शैली, आसियान का विस्तार, और अब आता है आसियान का स्तंभ। तो आसियान के स्तंभ कितने बताए थे? 3। सबसे पहले क्या था? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। अब आ जाओ हम लोग इनको थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए। तो पहले आते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय। यानी आसियान सुरक्षा समुदाय ये क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाना। यानी मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो आसियान है उसकी सुरक्षा समुदाय का मेन उद्देश्य यह है कि अगर इनके बीच में कोई विवाद होता है तो वो एक दूसरे पर सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना, बल्कि आपस में बातचीत और आपस में सहमति करके समस्याओं का हल निकालना। दूसरा आता है आसियान आर्थिक समुदाय। अब सुनिए ध्यान से, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है कि आसियान के देशों ने मिलकर एक साझा बाजार बनाया, ठीक है, और यही नहीं बल्कि उत्पादन करने का तरीका और इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। एक बात ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया? आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान के देश ने क्या बनाया? साझा बाजार, और यहां तक कि उत्पादन का आधार तैयार किया जिससे कि सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी मदद कर सके। और लास्ट पॉइंट है आसियान का सांस्कृतिक सामाजिक समुदाय। इस समुदायों ने, इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य विकास करना, शिक्षा का विकास करना, लैंगिक समानता और मानवाधिकारों की रक्षा करना। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया आसियान के बारे में। तो आसियान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर या 6 नंबर में पूछेगा। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो प्लीज ऐसे ही आप लोग अपने एग्जाम में लिख के आना, आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। पेपर करने का तरीका मैं आपको आगे चलकर इसके बारे में बताऊंगा, तो प्लीज इसको पूरा करिए। आप लोगों के सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाई, पहला और दूसरा। पहला था 2 ध्रुवीयता का अंत और दूसरा था सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। तो प्लीज अंत तक जुड़ते रहिए, मैं आपके साथ 23 मार्च तक कम समय में ज्यादा स्कोर में पूरा साथ दूंगा। ऑल द बेस्ट।